बुढ़ापे में बाप पर अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे में बाप पर अत्याचार। पापा जी, ये क्या तरीका है? तमीज है कि नहीं? या फिर बुढ़ापे में सठिया गए हैं? किससे पूछकर आप मेरे कमरे में गए थे? आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है क्या? पायल ने तमतमाते हुए कन्हैया बाबू से कहा। कन्हैया बाबू नम आंखों से बोले, बेटा, मेरे कमरे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। और बेटा, मैं तो तुमसे पूछ कर ही आया था जब तुम बाहर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी और तुमने भी हाँ में सर हिला दिया था। हद होती है बाबूजी झूठ बोलने की भी। चलिए निकलिए अब यहाँ से। कन्हैया बाबू नम आंखों से अपनी ब्रश और तौलिया उठाकर वहाँ से जाने लगे तो पायल दंदनाते हुए बोली, रुकिए पापा जी। इतना कहकर पायल ने कन्हैया बाबू का कुर्ता हाथ से छीन लिया और कुर्ता की तलाशी करने लगी। कन्हैया बाबू बोले, बहू, तुम्हें क्या कर रही हो? बरामदे में बैठी तुम्हारी सारी सहेलियां मुझे देखकर हंस रही है। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? बाबूजी, तो क्या आपको ऐसे ही जाने दो? चेक तो कर लूं कि आपने मेरे कमरे से कुछ कीमती सामान तो नहीं उठाया है। बहू की बातें सुनकर कन्हैया बाबू अवाक खड़े रह गए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बरामदे में हॉल में बैठी पायल की सहेलियां तमाशा देख कन्हैया बाबू पे हंस रहे थे। तभी तरह दो तमाचे पायल के गाल पे गूंज उठे। भाभी जी, शर्म नहीं आई आपको बाबूजी के साथ ऐसा करते हुए? पायल ने आंखें उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और वो जहाँ थी वहीं की वहीं सुन खड़ी रह गई। गोपाल ने कन्हैया बाबू का हाथ थाम कर और उन्हें अपने कमरे में ले गया। कन्हैया बाबू निहाल होकर पलंग पे ढक से गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गोपाल ने कन्हैया बाबू के आंसू पोंछे और बोले, बाबूजी, प्लीज़ आप रोइए मत। मैं आ गया हूँ न, देखना आज के बाद आपकी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। गोपाल उन्हें बड़ी मुश्किल से कन्हैया बाबू को संभाला। अगले दिन कन्हैया बाबू अभिषेक से बोले, बेटा, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था और बहू ने कल मेरे साथ जो किया। तो बीच में ही अभिषेक चिल्लाता हुआ बोला, घर की देखभाल और बुढ़ापे में आपकी आराम के लिए माँ ने पूरा जीवन आपकी सेवा करते रहे तो क्या मेरी पत्नी से भी सेवा ही करवाएंगे? हद होती है क्या? आपकी वजह से मैं अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को यूं ही जीऊँगा। आप जैसे बूढ़े लोगों की वजह से बेटे माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं। वो तो अच्छा है अभी आपकी नौकरी 2 साल की बची हुई है, पर आपकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। सच कहते हैं लोग, अगर घर में माँ ना हो तो पत्नी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अकेला पिता बेटे की भावनाओं को क्या समझेगा। अभिषेक अपने पिता कन्हैया बाबू को कहता है। कन्हैया बाबू बोले, बेटा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ, मेरा भी दुख दर्द बांटो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद पूरा घर खाली खाली रहता है। मुझे याद है तुम तो शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने तुम्हें कितना मनाया, तब जाकर तुम शादी के लिए माने थे। अब जीवन साथी क्या मिल गई? तुम अपने इस बूढ़े पिता को ही भूल रहे हो। तभी अभिषेक की पत्नी पायल आई और बोली, पापा जी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपने अपने बेटे की शादी मुझसे इसलिए करवाई थी कि मैं घर और आपकी देखभाल कर सकूं? और क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? अरे माँ जी के जाने के बाद आप अकेले हुए हैं, तो इसका भुगतान हम सब क्यों करें? आपको सही समय पे दवाई खाना मिल रहा है, यह क्या कम बात है? सुनो जी, अगर यही चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। अब तो डॉक्टर चले जाते हैं, मैं पूरे दिन दीवारों से बातें करती रहती हूँ या फिर आपके पिता की सेवा में ही लगी रहती हूँ। इतना कहकर पायल दंदनाते हुए वहाँ से चली गई। कन्हैया बाबू अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए रोने लगे और कहने लगे, चंदा,
तुम क्या कही, मेरी हालत इस घर में अनाथ जैसी हो गई है। यही बेटा शादी नहीं करना चाहता था और अब देखो पत्नी क्या आ गई, मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। याद ही मुझे उसकी विवाह के लिए मैं कितना उग्रत था। यह घर तो इसलिए विहीन हो गया था कि घर की व्यवस्था कमरा रही थी, गंदा बिस्तर, गंदगी, रोशनी, लगता था मानो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। एक दिन कन्हैया बाबू खाना खाते समय गोपाल को बोले, गोपाल बेटा यह कैसी सब्जी बनाई हो, सब्जी पकी भी नहीं है और तेल मसाला इतना है कि मेरा मुंह जल रहा है। गोपाल बोला, बाबूजी एक बात बोलूं? बाबूजी आप यूं ही कब तक मेरे हाथ के बने खाते रहेंगे? इस घर को नौकर की नहीं बल्कि एक बहू की जरूरत है। मैं दिन में एक बार ही आपको समय दे पाता हूँ। कन्हैया बाबू बोले, खबरदार गोपाल, अगर आज के बाद खुद को नौकर बोला तो अरे तू तो वो हीरा है जो हर किसी की तकदीर में नहीं होता। चंदा कर जाने के बाद एक तू ही तो था जिसने मुझे संभाला था, वरना मुसीबत में सब अपने पराये हो गए। कहते कहते उन दोनों की आंखें नम हो गई और कन्हैया बाबू ने गोपाल को गले से लगा लिया। गोपाल के पिता यहाँ माली का काम करते थे, लेकिन वो एक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो गई। जब से कन्हैया बाबू ने गोपाल को अपने पास रख लिया था, उसकी पढ़ाई लिखा के खर्चा कन्हैया बाबू देते। गोपाल ने भी अभिषेक की तरह अपनी पढ़ाई करता और कन्हैया बाबू की सेवा भी करता। कन्हैया बाबू अपने बेटे अभिषेक से बोला, बेटा अभिषेक तुम तो बाहर खाना खाकर आ जाते हो, एक पल भी मेरे साथ बैठते नहीं हो। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो तुम भी घर में थोड़ा वक्त बिताओगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद यह घर घर नहीं खंडर सा लगने लगा है। एक औरत एक घर को सजाती और संवारती है। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, शायद बहू के आने के बाद इस घर की रौनक लौट आए। अभिषेक बोला, पापा अब मैं आपके लिए अपनी आज़ादी को तो दांव पे नहीं लगाना चाहता, और कौन जानता है लड़की कैसी मिलेगी। बाद में अगर कोई टेढ़ी लड़की आ गई तो मुझे शिकायत मत करना, क्योंकि मैं बेबी का साथ छोड़कर आपका तो नहीं हो सकता। कन्हैया बाबू बोले, बेटा अभिषेक अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और कौन सा हमें दहेज लेनी है। ईश्वर की कृपा से अभी 2 साल में नौकरी और बची हुई है और तुम भी काम करते हो। अभिषेक बोला, ठीक है पापा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो मैं आपको बता दूंगा, पर आप भी कोई अच्छी लड़की देखिए जो हमारे घर की लायक हो, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। अब मैं काम पे जा रहा हूँ, रात बाहर से खाना खाकर आऊँगा, आप अपना देख लीजिएगा। अगर खाना अच्छा ना लगे तो गोपाल से बाहर से मंगवा लीजिएगा। इतना कहकर अभिषेक अपनी फटफटी स्टार्ट किया और चला गया। कन्हैया बाबू ने अपने बेटे के रिश्ते की बात इधर उधर की थी। इसमें उनके एक मित्र कमलेश बाबू ने किसी लड़की का संक्षिप्त विवरण किया और लड़के का फोटो भेजा दिया, और तो कन्हैया बाबू को लगा कि शायद उनकी खोज पूरी हो गई। कन्हैया बाबू बेटे की शादी के लिए बहुत बेगरा थे। अगले ही दिन कुर्ते पैजामा पहन तैयार हो गए और लड़की वालों के घर पहुंच गए। अब कमलेश बाबू के साथ लड़की देखने पहुंचे। लड़की देखकर उन्हें लगा लड़की सुशील है तो उनके घर के लिए अच्छी होगी। उन्होंने तुरंत रिश्ता 80% लगभग तय कर दिया और शादी कैसी होगी यह बात भी कर ले। पर कहते हैं ना, समय तभी बदलते हैं जब विचार बदलते हैं। अब वो ठहरे लड़के के पिता, लेकिन अपना बड़प्पन दिखाए और कहा, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस मैं अपने घर के लिए बहू चाहिए। आप तो बस जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कर कीजिए। उनके इस निर्णय से लड़की वालों को उन पे शक होने लगा कि कहीं उनकी बेटी में कोई कमी तो नहीं है ना, या उनका खानदान अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी लड़के वाले हाँ नहीं करते हैं। जरूर लड़के में कोई कमी होगी, इसलिए अपने बेटे की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। यह सब बातें लड़की वालों के दिमाग में चलने लगी। सभी लड़के के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाशय, हमारे और आपके खुश होने से विवाह नहीं होता।
जब तक ऊपर वाले की मोहलत लग न जाए कोई रिश्ता नहीं जुड़ता, और रिश्ता जुड़ने के बाद वो भी टिका रह जाए या घर में खुशहाली आ जाए आसान नहीं होता। उनके मित्र ने कहा, कन्हैया बाबू आप कुछ ज़्यादा ही सहज हो रहे हैं। आपकी उत्सुकता देख करके लोग अभिषेक में कमी निकालने लगेंगे। अरे लड़के के पिता है, थोड़ा रोक दिखाइए वरना इन्हें लगेगा आपके लड़के में कमी है। कन्हैया बाबू बोले, मित्र मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारे समय में याद है हमें हमारे पिता कितने ही लड़के वालों को बार बार बुलाते और वापस कर देते थे। मुझे उनके लिए बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी किसी लड़के के पिता को कष्ट नहीं दूंगा। पर यहाँ तो बात उल्टी हो गई, सच में ज़माना बदल गया है। इतना कहकर वो दोनों वापस लौट आए। अगले दिन कन्हैया बाबू ने बेटे को सारी घटना बताई तो अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, सही बात है, आप जिस तरह से कह रहे थे लोग मुझ में कमी निकालेंगे और आपको मेरे लिए लड़के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली। कन्हैया बाबू बोले, चलो अच्छा है बेटा, अब तो ढोल बाजे के साथ तुम्हारा विवाह रचाएंगे। अभिषेक बोला, कोई ज़रूरत नहीं है पापा, और वैसे भी मुझे दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज करनी है क्योंकि उसके माता पिता वहीं रहते हैं और वो किसी शहर में शादी करना चाहते हैं। कन्हैया बाबू बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अभिषेक बोला, नहीं पापा, मैं अकेला चला जाऊँगा, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार में वो लोग आपको देखेंगे तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब घर पे ही रहिए, आपको बहू से मतलब है, वो आ जाएगी। इतना कहकर अभिषेक अपने कमरे में सोने चला गया। 15 दिन बाद अभिषेक यह कहकर गया था कि मैं 2 दिन बाद शादी करके लौट आऊँगा, पर यहाँ 15 दिन हो गए। कैसा ज़माना आ गया, बेटा शादी करने के बाद अपने पिता को ही भूल गया और ससुराल वालों को अपना लिया। तो 1 महीने के बाद बेटा बहू को लेकर घर आया तो पड़ोस की राधा काकी आरती की थाली लेकर आई। पायल ने उसे यह कहते हुए हटा दिया कि मेरे ऐसे भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि पड़ोस की नौकरानी मेरी आरती उतारे। हटाओ यह सब मेरे सामने से, मुझे इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं। कन्हैया बहू बोले, बहू तुम्हारी सास तो नहीं है, तो मैंने सोचा पड़ोस की चाचा चाची तुम्हारी आरती उतार देगी, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। पायल बोली और बिना ससुर के पैर छुए अंदर आ गई और इधर उधर देखते हुए पायल अभिषेक से धीरे से बोली, यह घर है या खंडहर? क्या तुम्हारे पिता चौकीदार है या भूत? कम से कम मेरे आने से पहले इस घर का रंग रोहन ही करवा लेते। अभिषेक बोला, पापा आप इस घर के लिए बहू लाने के लिए कितना विग्रह थे, परंतु अपने बहू की न घर की रंग पुताई करवाई न ही साफ सफाई। फालतू में कहते रहते थे कि बहू आएगी तो घर में रौनक आ जाएगी, यही होती है रौनक। अभिषेक गोपाल को आंखें दिखाते हुए बोला, अगर अच्छे से खाना नहीं बना सकती हो तो काम छोड़ दो, मैं 2 काम वाली रख लूँगा। और हाँ, अब घर में कौन सा काम है, कैसे करना है, तुम्हारी मालकिन बताएगी। बिना ऐसे पूछे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, नौकर हो नौकर की हद में रहो। इतना कहकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया बाबू बोले, बेटा अभिषेक तुम ये कैसी बातें कह रही हो? गोपाल इस घर का नौकर नहीं बल्कि इस घर के बेटे की तरह है। पायल बोली, यहाँ कमरा है या नहीं, क्योंकि मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। अभिषेक बोला, हाँ चलो ना, पापा के कमरे में एसी लगी हुई है। इतना कहकर वो पिता के कमरे में गया। कन्हैया बाबू के कमरे में एसी उतार कर अपने कमरे में लगवा दिया। कन्हैया बाबू कुछ बोलना चाहा तो अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, पापा आप क्या चाहते हैं कि वो बेचारी गर्मी में मर जाए? ऐसी होते हुए अब उसे बहुत गर्मी लग रही होगी। कन्हैया बाबू दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए और पायल को आवाज़ लगाते हुए बोले, बहू अगर अभिषेक के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, और हो सके तो मेरे खाने का डब्बा पैक कर दो। अब तुम आई हो तो कम से कम ढंग का खाने तो मिलेगा। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो आपको भी खाने को दे दूंगी। इतना कहकर वो अभिषेक को बोले, अभिषेक मुझे इस किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज तुम बाहर खाना खा लेना, कल से मैं तुम्हारे लिए ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट में बना दिया करूँगी।
क्या अब मैं सोने जाऊं? अभिषेक बोला, हाँ हाँ जाओ, तुम आराम करो, मैं बाहर खा लूँगा। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। कन्हैया बाबू हैरानी से बेटे को देखने लगे। बेटा बोला, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं पापा? अरे पत्नी लाया हूँ, कोई घर की नौकरानी नहीं लाया हूँ। उसकी सुख सुविधा और आराम का ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मानता हूँ बहू को भी आराम और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर बहू के बाद भी अगर बाहरी खाना खाएंगे तो फिर घर में औरत के होने का क्या फ़ायदा? मैं ये नहीं कहता कि वो चूल्हा चौकी में लगी रहे, पर कुछ तो अपने फर्ज निभाए। अभिषेक बोला, पापा आज बोल दिया है, अगर फिर मत बोलना। अगर उसका यहाँ मन नहीं लगेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और जितना हो सके आप और गोपाल उसकी मदद कर दीजिए, वरना आप इंतज़ाम खुद कर लीजिएगा। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। कन्हैया बाबू दफ्तर पहुँचे। सबने बहू के बारे में खूब बधाई दी, पर उनके चेहरे की परेशानी उनके मित्र कमलेश बाबू समझ गए और बोले, क्या बात है, आज भी खाने का डब्बा नहीं लाए? कन्हैया बाबू ने अपनी परेशानी जताई। तब कमलेश बाबू बोले, मैं तो कहता हूँ इतने बड़े घर में बेटी बहू के होने के बाद भी आप अकेले हो, तो फिर क्या फ़ायदा उनका? कन्हैया बाबू बोले, अब क्या बताओ कमलेश बाबू, कुछ कहता हूँ तो बेटा बार बार घर छोड़ने की धमकी देता है। कमलेश बाबू बोले, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब इस शहर में किराए के मकान में रहना कितना मुश्किल है, फिर घर का खर्चा, राशन, बिजली, क्या वो सब कुछ पर कर पाएगा? वो जानता है आपकी कमजोरी, इसलिए आपको डराता रहता है, पर जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मोह नहीं रहती। कल को वो आपको घर से निकाल दे, उससे पहले अपने लिए कुछ सोच लीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई और कन्हैया बाबू अपनी यादों से बाहर आए। पापा जी, ये क्या तरीका है? जब आपका बाथरूम है तब भी आपने मेरे बाथरूम को इस्तेमाल कैसे किया? आपको कोई भी एक बात में समझ में नहीं आई। कन्हैया बाबू ने अपना बड़ा सा तौलिया उठाया और बोले, बहू, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। मैं 2 दिन से अभिषेक को कह रहा हूँ, उसने ठीक नहीं करवाया, और तुम अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। मैंने तुमसे पूछा तो तुमने हाँ में सर हिलाया था। तब मैंने तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करने आ गया था। बाबूजी, झूठ बोलने की भी हद होती है। अब निकलिए यहाँ से, पूरे बाथरूम का कवारा बना दिया है। कन्हैया बाबू आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगे तो पायल दंदनाते हुए बोली, रुकिए पापा जी। इतना कहकर कन्हैया बाबू का हाथ से कुर्ता छीन लिया और उनके कुर्ते की तलाशी करने लगे। कन्हैया बाबू बोले, बहू, तुम यह क्या कर रही हो? बरामदे में बैठी तुम्हारी सारी सहेलियाँ मुझे देखकर हंस रही है। वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? बाबूजी, तो क्या आपको ऐसे ही जाने दो? चेक तो कर लूँ कि आपने मेरे कमरे से कुछ कीमती सामान तो नहीं उठाया है। बहू की ऐसी बातें सुनकर कन्हैया बाबू अवाक रह गए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बरामदे में बैठे पायल की सारी सहेलियाँ कन्हैया बाबू का तमाशा देखकर हंस रही थी। तभी तरातर 2 तमाचे पायल के गाल पे गूंज उठे। भाभी जी, शर्म नहीं आई आपको बाबूजी के साथ ऐसा करते हुए? पायल ने आंखें उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अभिषेक कन्हैया बाबू से बोला, पापा, रोज़ रोज़ आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, आप अपने कमरे तक ही सीमित रहा कीजिए। कन्हैया बाबू बोले, बेटा, घर मैंने इसलिए नहीं बनवाया था कि घर में सीमाएं बंधी जाए। पायल बोली, देखा तुमने कैसी बातें करते हैं ये? मैं कह रही हूँ इस घर से मैं नहीं रहूँगी। अभिषेक बोला, पापा, सच में आपने हमें बहुत परेशान कर दिया है। अगर यही सब चलता रहा तो या तो आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वरना हम घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर रहिएगा इस घर में अकेले, कोई आपको देखने वाला भी नहीं होगा। इतने में ही गोपाल कन्हैया बाबू के लिए खाना लेकर आया तो अभिषेक डांट कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने के? गोपाल को मारने के लिए आगे बढ़ा तो कन्हैया बाबू खींच कर 2 तमाचे अभिषेक के गाल पे जड़ दिए। खबरदार जो आज के बाद गोपाल की तरफ उंगली भी उठाई तो।
बाबूजी ये क्या तरीका है, इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम अपने बेटे पे हाथ उठा रही हैं। पायल आंखें तरे कर बोली, खबरदार बहू, अगर आज बीच में कोई बोली तो मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बीच में दखल अंदाजी मत करना वरना। कन्हैया बाबू का यह रूप देख कर पायल चुप हो गई तो कन्हैया बाबू आराम से कुर्सी पर बैठ गए। अब बोले, तुम लोगों को परेशानी हो रही है ना, तो मैं सोच लिया है, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम लोग भला क्यों परेशान हो। पायल और अभिषेक के चेहरे पर उनकी बातें सुनकर खुशी आ गई, पर वो खुशी पल भर की थी। कन्हैया बाबू बोले, ऐसा करो, तुम लोग अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लो, मैं इस घर में किराएदार रखूँगा और वो मेरे लिए 3 टाइम का खाना भी बना देंगे और पैसे भी देंगे। वैसे भी 6 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। सोचा था बहू आएगी, सेवा करेगी, यह क्या हुआ, यहाँ तो हमारे चाल उल्टे हम पे ही पड़ गई है। अगर हम यहाँ से चले गए तो सोच किराए का घर, बिजली का बिल, पानी का खर्च और काम वाली का खर्चा कौन भरेगा। हम अपने पैसे कैसे बचाएंगे, यहाँ तो पापा खर्चा करते हैं। पायल नहीं में सर हिला दिया तो अभिषेक बोला, ठीक है पापा, थोड़ा एडजस्ट आप कीजिए, थोड़ा हम कर लेंगे। कन्हैया बाबू बोले, नहीं, मैं तो एडजस्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे 3 टाइम ढंग का खाना और मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई तो मेरा काम नहीं चलेगा। तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ, सोच लो, अगर तुम लोग यह सब कर सकते हो तो ठीक है, वरना घर खाली कर दो। और हाँ, इस घर का आधा हिस्सा गोपाल यानी कि मेरे दूसरे बेटे का होगा। इतना कहते हुए वो कमरे में चले गए। 2 दिन ही में ही बेटी बहू के होश ठिकाने आ गए। अब गर्मा गर्म खाना टेबल पे मिल जाता था, कमरे की सफाई भी हो जाती थी और मजाल है कि कोई एक ऊंचा शब्द ही बोल दे उनसे। अगले दिन गोपाल यह सब देख कर बोला, बाबूजी आपने तो कमाल कर दिया। कन्हैया बाबू बोले, गोपाल देखते जाओ, अब मैं इन दोनों से कैसे अपनी सेवा करवाता हूँ, और सबसे पहले अब तुम्हारी शादी भी तो करवानी है क्या बाबूजी। और गोपाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कन्हैया बाबू अब चैन की बंसी बजाने लगे। आखिर बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी पिता को भी तेरी चाल चलनी ही पड़ती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जिस बेटे को जन्म देते हैं वो बेटा जीवन साथी के मिलते ही अपने माता पिता को भूल जाता है। तो दोस्तों, आप सबको कन्हैया बाबू का फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार लेकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।